नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अजीत यादव को समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर हुआ उनका स्वागत। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर नाग देवता के चित्र सहित पूजन सामग्री की सजी दुकानें, लोग कर रहे खरीदारी। और ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को मंत्री अनिल राजभर ने उनके आवास पहुंचकर दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते कई इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी आए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री राजघाट के लिए रवाना हुए, जहाँ से उन्होंने NDRF की नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव को मनोनीत किए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर उनका स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी के अजीत यादव को समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद पहली बार गुरुवार को गृह जनपद आने पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने अजीत यादव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने अजीत यादव का माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी। वो तो हमारा कर्मभूमि रहा है और जो अपनी माँ के आंचल में आता है उसको हमेशा ही अच्छा लगता है। तो हमारा जो एक काशी हमारी माँ का आंचल है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। छात्रों की क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है छात्रों की, तो देखिए समाजवादी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो छात्रों के और छात्राओं के हित में हमेशा काम किया। और छात्र संघ हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में जब भी सरकार आई है, छात्र संघ बहाल हुआ है। और जहाँ जहाँ छात्र संघ हो रहा है वहाँ पे तो अच्छी बात है, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग जो है कि छात्र संघ बहाल कराने का काम करेंगे। छात्रों में लगातार चुनाव आदि तभी छात्र बात नहीं, भाजपा सरकार में ऐसा होता है, समाजवादी सरकार में ऐसा कभी नहीं होता है। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? छात्रों को ये संदेश दिया जाएगा कि सरकार को आप बदलिए, क्योंकि लगातार विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब बंद चल रहे हैं। और जब तक यह निकम्मी सरकार रहेगी तब तक जो है कि छात्रों का भविष्य हमेशा जो है अंधकार में ही रहेगा। जब तक समाजवादी सरकार नहीं आएगी तब तक छात्रों का जो है कि भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। छात्रों का लगातार आंदोलन होता है, मगर छात्रों का मांग पूरी नहीं हो पाती है, किसी भी मांग को लेकर। नहीं, जहाँ तक आपकी कहने की बात है कि नहीं मांग पूरी होती है, लेकिन हम लोग समाजवादी जहाँ भी आंदोलन करते हैं छात्रों हित के लिए, हम लोग अपने जो है कि बातों पर अड़िग रहते हैं और अपना जो है कि मांग पूरी करवा लेते हैं। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर नाग देवता के चित्र सहित पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर बाजार गुलजार हो गए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर नाग देवता के फोटो सहित पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं और लोग इनकी खरीदारी में जुट गए हैं। मान्यता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन कर उन्हें दूध और लावा चढ़ाया जाता है। वहीं इस वर्ष ये पर्व 13 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। क्या करते हैं? नहीं, नाग और धार्मिक पुस्तकों निकाल के। हाँ, इस बार नाग पंचमी कब है? इस बार नाग पंचमी 13 तारीख को पड़ी है। अच्छा, तो आप लोग नाग बेच रहे हैं? नाग बेच रहे हैं। अगले साल तो कोरोना काल चल रहा था, हम लोग फुटपाथ बेचा गया, लेकिन इस साल जो है बाबा भोलेनाथ का कृपा है कि जो है बेचा जा रहा है। और जो है आगे बाबा का कृपा रहेगा तो कोरोना काल भी गायब हो जाएगा और नाग देवता मनसा देवी माता का कृपा हो। और इस साल कि हर साल फले फूले सब। बिक्री किस प्रकार की? बिक्री तो कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी डाउन हुई है, कि जो है जैसे हर साल होता था उस साल की तरह बिक्री नहीं है। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को मंत्री अनिल राजभर ने उनके आवास पहुंचकर बधाई दी।
ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने ललित उपाध्याय के आवास पर जाकर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। मंत्री अनिल राजभर ने ललित उपाध्याय को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ललित उपाध्याय व उनकी टीम कांस्य पदक लेकर आई है, 2024 में स्वर्ण पदक लेकर आएगी। वहीं ओलंपियन ललित उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व काशी की जनता का आभार जताया। साथ ही कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हौसला बढ़ाया है, आज उसकी वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में निश्चित ही भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर आएगी। देखिए, ललित जी और इनकी टीम ने जो काम किया है, शब्द नहीं है हम लोगों के पास कि कैसे स्वागत करें। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। बस इस मौके पर भगवान भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं। सावन मास चल रहा है कि अभी हमारा भाई कांसा लेकर आया है, आज 24 में जब पेरिस हमारा भाई जाएगा तो गोल्ड लेकर आएगा, ऐसी हम लोग कल्पना करते हैं। ललित जी, खुद उत्तर प्रदेश सरकार आपके दरवाजे पे है, शुभकामना के लिए क्या कुछ शब्द हैं? देखिए, मैं पहले इंटरव्यू में मतलब यही सब कुछ बता चुका था, तो ऐसा लगेगा कि रिपीट वर्ड बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोलूँगा कि मेरा ये जो सम्मान है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये हर उन लोगों का जवाब है बातों का जो सरकार के ऊपर उंगली उठाते थे कि अरे सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार कोई मतलब कोई आके उनको पूछता नहीं, प्लेयर जब मेडल मार के आते हैं कोई प्यार से नहीं मिलता है। तो मंत्री जी उसका जीता जागता सबूत है। और मैं इस चीज़ के लिए तो मैं पहले भी बता चुका था कि मैं योगी सर का बहुत ही मतलब कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, जाने से पहले भी मोटिवेट किया मुझे, और पीएम सर ने भी हमारी टीम को वहाँ पे फ़ोन किया, हारने के बाद भी मनोबल बढ़ाया। तो ये केवल मेरा परिश्रम नहीं है, ये पूरे देश का परिश्रम है, सबका सपोर्ट है, सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद है, जो कि मेडल के रूप में संभव हो पाया है। तो हमें सबको और उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशली धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद तो छोटा वर्ड है, क्योंकि लोगों का प्यार और सर का यहाँ आना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट मिलता रहे कि मैं देश, प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर सकूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकूँ। धन्यवाद। संकल्प ट्यूटोरियल्स द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की जानकारी दी गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चौरसिया ने बताया कि आगामी 16 अगस्त से संकल्प ट्यूटोरियल्स की सभी 8 शाखाएं आरंभ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कक्षाओं को संचालित करने में कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। साथ ही सीमित समय में कोर्स पूरा करने के लिए क्रैश कोर्स मेथड से अध्यापन, प्रत्येक बैच में कोर्स शुरू से लेकर अंत तक पूरा कराने की जिम्मेदारी इत्यादि बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जैसा कि गाइडलाइन जारी किया है, आगामी 16 अगस्त से संकल्प ट्यूटोरियल्स के सभी 8 सेंटर पर बीएचयू की बीएससी, बीएचयू की बीकॉम, बीएचयू की बीए एंट्रेंस, इसके साथ साथ आईआईटी, जेई, नीट, 11-12 फाउंडेशन और क्लास 9 से 12 तक की सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड की कक्षाएं हम ऑफलाइन अर्थात क्लासरूम कोचिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन को दृष्टिगत रखते हुए जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से संस्थान में अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी को संस्थान में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। विद्यार्थियों के हाथ को सैनिटाइज करने के लिए प्रॉपर यंत्र लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक टीचर, मैनेजमेंट के लोग, सबके लिए मास्क लगाना 100% अनिवार्य किया गया है। विद्यार्थियों को हम 6 फीट की दूरी के मानक का पालन करते हुए क्लासरूम में बैठाएंगे और इसके साथ साथ क्लासरूम को 100% सैनिटाइज करने के लिए फॉगिंग मशीन की व्यवस्था अपने संस्थान के 8 सेंटरों पर हमने किया हुआ है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी विद्यार्थी, जो भी अभिभावक संकल्प ट्यूटोरियल्स पे भरोसा करके संस्थान में पढ़ने आते हैं, हम उनके स्वास्थ्य की भी 100% चिंता करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो 16 अगस्त से जो नए बैच शुरू होने जा रहे हैं, इसमें हम सब ने
अभी 2 दिन का अपने सभी टीचर्स के लिए हमने ट्रेनिंग कैंप लगाया था। इसमें सभी अध्यापक बहनों भाइयों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है कि हम इस अल्प समय में, चूँकि पहले क्या था कि अप्रैल और मई से कक्षाएं शुरू हो जाती थी, इस बार हम 16 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से समय का थोड़ा अभाव होगा, लेकिन सीमित समय में भी हम अपने सिलेबस को ए से शुरू करते हुए जेड तक, मतलब 100% सिलेबस को किस तरह से प्रॉपर वे में हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, लर्न कराएंगे, जहाँ जरूरत होगी उनको प्रॉपर नोट्स देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट, इन सब की बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था बनाई है। और हमारा प्रयास है कि जिस तरह से संकल्प के विद्यार्थी हमेशा अच्छा रिजल्ट देते रहे हैं, इस कोविड महामारी के दौरान भी जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं, इस भीषण महामारी के समय भी हमारे संकल्प के विद्यार्थियों का प्रदर्शन सबसे शानदार, सबसे बेहतर होगा। सर, कैसे और कब से ये विद्यार्थी आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए शुरू हो गया है, ऑनलाइन की प्रक्रिया भी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपना दल SK प्रतिनिधि मंडल ने रमना गांव जाकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं जानी। गंगा और वरुणा नदी में उफान के चलते तटवर्ती इलाकों में जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई है। गंगा और वरुणा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते लोग अपने सामानों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगी सब्जियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ तमाम राजनीतिक और स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। पूरे पूर्वांचल में अपने हरी सब्जियों के लिए मशहूर रमना गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर अपना दल SK प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। राष्ट्रीय महासचिव मनीष पटेल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ से जूझ रहे कृषकों को हर संभव मदद की बात कहते हुए पार्टी की ओर से आने जाने के लिए तत्काल 2 नावें ग्रामीणों को दी गयी। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने गाँव की समस्याओं को केंद्रीय मंत्री तक पहुँचाने की बात कहते हुए बताया कि जल्द से जल्द बांध निर्माण के लिए सरकार से आग्रह भी करेंगे। अभी हम लोग मुड़ादेव, टिकरी, रमना, अभी हम लोग रमना में ही हैं। रमना के उस पूरे से अभी होकर दूसरे वाले नई बस्ती होते हुए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हम लोग हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिले के सारे पदाधिकारी हैं। बाढ़ की इन सब क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति तो बहुत भयावह है और सारी सब्जियां, पूरी खेती गृहस्थी पूरी चौपट हो चुकी है। इधर की किसानों का भारी नुकसान हुआ है और मवेशियों को चारे का, खाने का भारी किल्लत है। और हम लोगों ने आज कुछ अपने तरफ से जो कुछ भी हुआ है, हम लोग आज आनंद फानंद में आए। नहीं देखिए, हम लोगों को अभी पता चला, हम लोग तुरंत आए यहाँ पे। और जो भी अभी से एक्टिव हुए हम लोग नाव और दिस दैट, अभी प्रधान जी से भी हम लोगों ने बोला कि भाई 2 नाव अपना दल परिवार की तरफ से आप कर लीजिए। और माननीय अनुप्रिया जी से हम लोग इस बात को जा करके अभी बताएंगे, वो सदन में इस चीज़ को उठाएंगी और पूरा प्रयास करके हम लोग इसको कराएंगे। इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अर्थशास्त्र विभाग के संकायाध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विदाई दी गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे के सेवानिवृत्त होने पर उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश पाल ने अर्थशास्त्र विभाग सहित अन्य विभागों के आचार्य, उपाचार्य और शोध छात्रों को आमंत्रित कर प्रोफेसर प्रदीप कुमार को विदाई देते हुए परंपरा का निर्वहन किया। प्रदीप पांडे ने कहा कि व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, क्योंकि अध्यापन के दौर में भी व्यक्ति के अंदर सीखने की जिज्ञासा अगर जिंदा रहती है तो व्यक्ति की जैसे जैसे सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा और बढ़ती जाती है।
इस अवसर पर प्रोफेसर प्रदीप कुमार को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। पूर्व छात्र गीतकार कन्हैया दुबे, अमलेश शुक्ला ने अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ प्रदान किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अंकिता गुप्ता, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर पारिजा, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर पारस मौर्य सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहा हूं और समाज विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में भी मैंने यहाँ अपनी सेवाएं दिया है। सर, आज ये विदाई समारोह है, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे विभाग के सहयोगियों ने अपनी शुभकामना व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जो उन्होंने अपनी सेवाएं दिया, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, उसकी याद में उन्होंने कहा कि हम आपका विदाई सम्मान समारोह करना चाहते हैं। हम कहे ये तो औपचारिकता है, लेकिन आप लोगों की इच्छा अगर है तो हम आप लोगों की इच्छा का जरूर सम्मान करेंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ और यही मैं कहूँगा कि किसी भी, चाहे विभागाध्यक्ष का पद हो या संकायाध्यक्ष का पद हो, वो एक व्यवस्था है। टेन्योर पूरा होने पर हर व्यक्ति को उस पर आना पड़ता है। अपने दायित्व का निर्वहन निर्भीक होकर के करना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के। उसमें अपने कर्तव्य पालन में कहीं कुछ ऐसे अवरोध आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जिनका निराकरण भी पूरी निष्ठा और मर्यादा का ध्यान रखते हुए, नैतिकता का ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि इसमें किसी का अनावश्यक अहित न हो। हम अध्यापक हैं, सभी लोगों के लिए मेरा संदेश है, शिक्षक समुदाय के लिए, कि छात्र हित सर्वोपरि है। छात्र की कक्षाओं के साथ, छात्र के अन्य किसी समस्याओं के साथ हमेशा हमें उदार रहना चाहिए, लेकिन अनुशासन के मामले में भी हमें पूरी तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा छात्र अनुशासित हो और संस्कारवान हो। एक शिक्षक के लिए, किसी भी शिक्षक समुदाय के लिए या छात्र के लिए कोई जाति पाति नहीं होती। जो शिक्षक हमेशा अपनी भावनाओं के मूल केंद्र में ये रखेगा कि सभी छात्र मेरे लिए बराबर हैं, सभी शिक्षक मेरे लिए बराबर हैं, वह कभी कोई विभेद नहीं करेगा और सारे छात्र उसका सम्मान करेंगे, सारे शिक्षक उसके प्रति स्नेह का भाव रखेंगे। ये मेरा अनुभव रहा। भाजपा द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों में राहत सामग्री वितरित की गई। लंका क्षेत्र स्थित सामने घाट मारुति नगर इलाके में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। वाराणसी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशलक्षेम जाना था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ने मारुति नगर एवं सामने घाट का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC लक्ष्मण आचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। लोगों को दवाई, राहत सामग्री एवं आवश्यकता अनुसार चीजें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी आप किस तरह का दौरा था और किन क्षेत्रों में दौरा हो रहा है? चूँकि बाढ़ का पानी कॉलोनी में घुस चुका है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कुशलक्षेम किया। आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं इसे देखने के लिए। हम जनता के साथ हैं, जो लोग पीड़ित हैं उनके परेशानियों में माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी, मैं भी भाजपा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, MLC हूँ। आज हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए सभी के घरों पर अन्न पहुँचे, कोई भूखा न रहे, ये सरकार ने पूरी चिंता ही की है और योजना बना कर रखा है। लोगों के घरों तक राशन का वितरण भी कराया जा रहा है। इस बाढ़ में भी सरकार की पूरी तरह से तैयारी है। हम किसी को भी भूखे नहीं रहने देंगे, हमारी सरकार किसी को भूखे नहीं रहने देगी। सबको पानी, दवा, खाना पीना संपूर्ण व्यवस्था सरकार कर रही है। आगे भी और मजबूती से हम इसको बढ़ाएंगे। अरे जो बाढ़ आया, उस बाढ़ में जिसके बेचारों का घर डूब गया है, 76 फीट 55 फीट, उनके लिए परेशानी आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम विधायक लक्ष्मण आचार्य जी, अपने MLC, जिलाध्यक्ष और भी सब मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं के साथ
उनका देख रेख किया जा रहा है और उनको खाने के लिए राशन दिया जा रहा है, उनका कहीं कोई क्षति न हो इसके लिए हम लोग सब लोग आए हैं। पूरी व्यवस्था जब तक ये पानी नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग करेंगे, पार्टी हमारी करेगी। सिद्धा जी, किस तरह की समस्याएं आ रही है और क्या है ये? समस्याएं ये हैं कि बाढ़ जब आता है तो नेता लोग आते हैं और आकर के फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। इसके बाद जो है बाढ़ पानी जो है कहाँ से आ रहा है, उस पानी का क्या निदान होना चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसमें कोई नेता ध्यान नहीं देता है। बार बार जो है पब्लिक चिल्लाती रहती है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो है हमारे जो है बगल में नाला है उस नाले का ड्रेजिंग करवा दिया जाए, सफाई करवा दिया जाए। उससे जो है पानी की समस्या कम हो जाएगी, बाढ़ इधर आना कम हो जाएगा। हमारे मदरवा नाला पर जो है जो रेगुलेटर लगवाना था, आज तक 5 साल हो गया अभी तक नहीं लगा। आज तो 5 साल हो गया अभी तक नहीं लगा। जो विधायक जी आए थे और एमएलसी साहब आए थे, क्या आप बात हुई? बातचीत विधायक जी और एमएलसी साहब आए थे, बातचीत यही हुई जो है वही मोदी जी का जो पैकेट आया है उसी बंटवाने की बातचीत हुई है कि आप लोग अपने अपने घर में चलिए, उस पैकेट को हम लोग बंटवाएंगे, जो है आप लोगों के घर में देंगे। जो है अब जो है अब अभी तक जिसको मिला है वो दोबारा भी ले रहा है, जिसको नहीं मिला है वो जो है नहीं मिला है वो तो ताक रहा है। और घर में जो 6 फीट 7 फीट पानी है और पानी में डूब करके घर में से कैसे बाहर आदमी आएगा, कैसे जाएगा? अब घर छोड़ करके सब बाहर रह रहे हैं तो घर में कहाँ जाएंगे? तो बाहर रोड पर आकर के जो है किसी के मकान में रह रहे हैं, तो अब घर में कहाँ जा करके हम सामान लेंगे? जो है तो हम तो रोडवे पर रहेंगे तभी ना मिलेगा। बेनियाबाग क्षेत्र से गायब हुए पर्स को पानदरीबा चौकी प्रभारी ने व्यक्ति को सुपुर्द किया। बीते दिन बेनियाबाग चौकी पानदरीबा में एक व्यक्ति का पर्स खो जाने की कंप्लेन चौकी प्रभारी मिथिलेश यादव को प्रार्थना पत्र के रूप में दी गई थी, जिसमें 24 घंटे के भीतर गायब हुए पर्स व उसमें रखे दस्तावेज व पैसे के साथ व्यक्ति को सुपुर्द किया गया। वहीं व्यक्ति ने सही सलामत पर्स मिलने पर चौकी प्रभारी को धन्यवाद दिया। पराड़कर स्मृति भवन में जन अधिकार संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। एक देश समान शिक्षा अभियान और आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश राठौर ने बताया कि विगत 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती से 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस तक जन अधिकार चेतना यात्रा निकाली गई, जिसमें जनता से संपर्क कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि मुद्दों पर उनकी समस्या जानी गई। उन्होंने यात्रा के उद्देश्यों, अनुभव और आगे के कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। सुरेश जी, आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? देखिए, एक कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक यात्रा निकाला था 31 जुलाई से लमही प्रेमचंद जी के गांव से, और ये यात्रा पूर्वांचल के 10 जिलों में पहुंची थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के मुद्दे पर। और हम लोगों ने करीब 8000 पर्चे बांटे, 20,000 लोगों से हम लोगों ने जनसंवाद किया कि ये जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे कब बनेंगे। लोगों को अब सवाल करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों से कि ये मुद्दे जो है कि वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। आगे जो चुनाव आने वाला है 22 में, वो एक सवाल बन सके, इस पे बातचीत करने के लिए हम लोग निकले हुए थे। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों का प्लान ये है कि अभी तक तो हम लोग पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में इस जनसंवाद के माध्यम से लोगों से बातचीत किए और लोगों से जो है कि इस पर लोगों का समर्थन लिए। अब हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो मध्य उत्तर प्रदेश है वहाँ भी, बुंदेलखंड के भी इलाके में ले जाना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग वहाँ भी जाएंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे कि ये जो सवाल है ये लोगों का सवाल बन सके, लोग राजनीतिक पार्टियों से इस तरीके के सवाल पूछना शुरू करें। किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का सरकारीकरण होना चाहिए। जिस तरीके से आज प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं और प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति खराब होती जा रही है, उसमें आम आदमी को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोविड काल में आपने देखा होगा कि पूरा जो चल रहा था, सारे विद्यालय बंद थे, प्राइवेट विद्यालय, उसके बावजूद भी फीस लोगों को जबरदस्ती लोगों से फीस लिया जा रहा है। फीस नहीं देने की स्थिति में बच्चे का नाम काट दिया जा रहा है। जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो गरीब परिवारों को उसमें पढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कोविड काल में आपने स्वास्थ्य का भी वो देखा होगा स्थिति कि किस तरीके से लोग गैस के ऑक्सीजन के लिए और इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं कोविड से रिलेटेड, उसके लिए जो है कि लोग मारे फिर रहे थे और लोग इलाज के अभाव में लोगों ने दम तोड़ दिया। वही हाल बेरोजगारी का है। लोग जो है कि जो यहाँ से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं, इस कोविड काल में लोग पलायन करके अपने घरों को आए, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, तो लोग उससे भी परेशान हैं। खेती की भी वही स्थिति है।
कि खेती में एक तरह से जो है कि ये समस्याएं कैसे दूर होंगी? ये समस्याएं देखिए, जब लोग इस पे सवाल करना राजनीतिक पार्टियों से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है कि समस्याएं दूर होंगी। अभी तो क्या है कि इस पे कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, ये कोई सवाल बन ही नहीं पा रहा है, इसीलिए आप लोग जागरूक करने निकले हैं। हमारा काम है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि एक सवाल बन सके, लोग सवाल पूछें कि क्यों नहीं जो है कि शिक्षा का सरकारीकरण होना चाहिए। बेंगलुरु की कंपनी लालटेन द्वारा बनारसी साड़ी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों को रेशम सप्लाई किया जाएगा। वाराणसी के बुनकरों के लिए अच्छी खबर है। बेंगलुरु की कंपनी लालटेन अब बनारस के कारीगर और बुनकरों को डायरेक्ट रेशम सप्लाई करेगी। सागर सक्सेना ने बताया कि लालटेन बेंगलुरु की कंपनी है और हम जो रेशम तैयार करते हैं वो चाइनीज रेशम से काफी अच्छा है और जिसकी कीमत भी कम है। हमारा मात्र एक मकसद है कि जो बिचौलिए हैं उनको खत्म किया जाए, इसलिए पिछले 3 महीने से डायरेक्ट बनारस के बुनकरों को ये रेशम बेच रहे हैं। तो सिल्क सिटी रामनगर के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हम पूरे साड़ी तक का डील करते हैं और इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ। और हमारा कंपनी का प्रोस्पेक्टिव ये है कि हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं। जो मेक इन इंडिया हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नरेंद्र मोदी की, हर चीज़ डिजिटलाइज करिए, मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो जैसे जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करके खाना मंगाते हैं, ऐसे ही आप हमारी ऐप के थ्रू ऑर्डरिंग करेंगे और आपके पास डोर स्टेप पर सिल्क प्रोवाइड हो जाए करेगा विद द बेस्ट रेट, विद द बेस्ट क्वालिटी। और भी कंपनियां हैं सिल्क की? जी बिल्कुल। आपकी कंपनी क्या अलग कर रही है? तो बाकी कंपनी एज ए एजेंट ही काम कर रही है, हम एज ए एजेंट काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का प्रोस्पेक्टिव है कि हम जो ये सिल्क बनाने के अंदर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कुकून्स इन्वॉल्व होते हैं, कुकून से धागा बनता है, धागा से साड़ी बनती है और साड़ी से रिटेल प्रोसेस कर। तो हमारा कंपनी का प्रोजेक्शन है कि हम 6 महीने 1 साल के अंदर इस पूरे प्रोसेस को होल्ड में लेकर हम कुकून्स के ऊपर और सिल्क के ऊपर ऑलरेडी रामनगर के अंदर मंडी में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम अब रेट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, सप्लाई से काम करवा पा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो फाइनली हैंडलूम की साड़ियाँ निकल रही हैं मार्केट के अंदर, बनारस के अंदर, वो कम रेट पे निकल रही हैं और ये पूरा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि हम एक लगभग 1% पे सक्सेस हुए हैं, 80 से 90%, और हमारी पूरी टीम इस पे काम करने पे लगी हुई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अजीत यादव को समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर हुआ उनका स्वागत। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर नाग देवता के चित्र सहित पूजन सामग्री की सजी दुकानें, लोग कर रहे खरीदारी। और ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को मंत्री अनिल राजभर ने उनके आवास पहुंचकर दी बधाई। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।